हेलो एवरीवन। बस मैं लिंक शेयर कर दूं फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। ताशी दे गुड इवनिंग। तो अगस्त का करंट अफेयर्स अपन करते आ रहे थे। अच्छा, 25 क्वेश्चंस बचे। जो यही वाला पेपर था उसमें 25 क्वेश्चंस बचे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो अभी कल की जो क्लास होगी उसमें वो 25 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारे नए स्टूडेंट्स का एलडीसी का टेस्ट था। अच्छा, जो पुराने वॉरियर के हैं उन्हें परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनका टेस्ट चला गया तो उनके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। खम्मा गाड़ी भैया, खम्मा गाड़ी। तो जो वॉरियर वाले हैं उन्हें परेशान नहीं होना, पूरा टेस्ट उनको दोबारा मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि सर हमारे को नहीं मिला, आपको ही तो मिला है। एक मिनट, कनेक्ट नहीं है। हाँ जी। तो करें फिर स्टार्ट। आ गए सब लोग। देश के सारे जिम्मेदार नागरिक मौजूद हैं कि नहीं है, कोई रह गया? देखिए, अब जो एलडीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खास तौर से, उनका अब एग्जाम बिल्कुल क्लोज है। तो उनको अब रिवीजन भी एक्चुअली अभी तक तो कंप्लीट कर लेना चाहिए। बट अगर अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो वो लोग रिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है। जितना भी अभी तक आप पोर्शन पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन अच्छे से करते जाएं। रिवीजन करते जाएं, उसके रिलेटेड प्रैक्टिस करते जाएं और नया थ्योरी पढ़ते जाएं। ठीक है। हमने ये कहा, थ्योरी, रिवीजन, प्रैक्टिस, तीन चीजें करते रहिए। यही मूल मंत्र है किसी भी एग्जाम के। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगस्त पार्ट 3 का हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे ग्रुप पे नहीं ऐड हुए हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अगर मैसेज कर देंगे तो आपको हम अपने ग्रुप पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। हमारा अभी एक वॉरियर कोर्स चल रहा है। वॉरियर कोर्स किसके लिए चल रहा है? जो भी एसआई, एलडीसी, यूडीसी, हेड कांस्टेबल और अभी फॉरेस्टर की भी पोस्ट आई है। जैसे फॉरेस्टर का पहले फॉर्म भर चुका है बट एग्जाम होने वाला है। तो अगर ऐसे लोग हों जो फॉरेस्टर के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। फॉरेस्टर के लिए हम एक नया बैच स्टार्ट करेंगे। तो वो भी, ये जो अमरजीत सर का नंबर है 8076535685, उस पर रजिस्टर कर दें। इसके अलावा हम एक लबासना बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। ये 1 अक्टूबर तक हम इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अभी 20,000 फीस है बट 1 अक्टूबर तक हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। 10,000 फी रखेंगे। तो लवासना पेज में हमें किसको एनरोल कराना है? जो भी लोग एपीपीसीएस की तैयारी करेंगे, है ना, उससे रिलेटेड जो भी आपका ए ए और बी ग्रुप ऑफिसर की पोस्ट होंगी, उस तरह के एग्जाम्स के लिए लवासना बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन। ठीक है। डेल्टा ऑल्सो अ काइंड ऑफ एस्चुरी। डेल्टा ऑल्सो ए काइंड ऑफ एस्चुरी। वैसे तो डेल्टा अलग चीज है, एस्चुरी अलग चीज है, ठीक है।
नहीं, ये वैसे तो अलग ही है। हाँ, अगर आप बहुत ही फिर प्रिसाइज लेवल पे जाके अगर आप बात करेंगे कि एस्चुरी का मतलब क्या है, एक ओपनिंग। ठीक है, एस्चुरी का मतलब क्या है, एक ओपनिंग जो आपकी रिवर को किससे कनेक्ट करती है, ओशियन से कनेक्ट करती है। तो रिवर और मतलब लैंड पोर्शन और ओशियन के पोर्शन के बीच में जो छोटा सा पोर्शन बनता है उसे हम एस्चुरी कहते हैं। डेल्टा भी एक्चुअली वही चीज है, बट डेल्टा में क्या आ जाता है, सेडिमेंट आ जाता है। तो अगर बहुत आगे लेवल पे जाएंगे तो हाँ हम कह सकते हैं डेल्टा इज अ पार्ट ऑफ एस्चुरी, बट अभी जितना अपने को पढ़ना है उसमें दोनों का अलग ही रखिए। ठीक है, इतना आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है। आप मान के चलिए डेल्टा एंड एस्चुरी बोथ आर डिफरेंट। ठीक है। हाँ जी, वॉरियर के अलावा भी कोई है क्या? ऑलराइट, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड व्हिच असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर सीबीएसई स्टूडेंट। अभी रिसेंटली एक साल हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए हुए, तो प्रधानमंत्री ने उसी एक साल के अवसर पर, एनिवर्सरी काइंड ऑफ थिंग है, तो प्रधानमंत्री ने एक नई पॉलिसी लेके आए हैं। क्या है वो? गुड इवनिंग काजन। तीनों कह रहे हैं डी आंसर, सफल। सिद्धि, संपन्न, सबल, सफल, क्या आंसर होना चाहिए? अरे भाई, और इतने 50 के ऊपर लोग लाइव हैं, कमेंट करिए सब लोग। कुछ तो कमेंट करिए, नहीं आता तो डोंट नो ही कमेंट कर दीजिए। देखिए, अगर आप लाइव क्लास में आ रहे हैं तो आपको इंटरेक्ट करना है। ठीक है, ये इंटरेक्शन से ही तो चीजें याद होती हैं। आप मान के चलिए अगर आप यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम में भी दिक्कत होगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, एक बार आप आंसर देंगे, या तो आपका आंसर सही होगा तो खुशी के मारे ये क्वेश्चन याद रह जाएगा, और आंसर गलत होगा तो दुख के मारे याद रह जाएगा। दोनों क्वेश्चन में याद हो जाएगा क्वेश्चन आपको। चलिए फिर बात करते हैं, करेक्ट आंसर इज सफल। सफल फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स, अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर ग्रेड्स 3, 5 एंड 8 इन सीबीएसई स्कूल। एक प्रोसीजर है जो थर्ड क्लास के बच्चे होते हैं, फिफ्थ क्लास के बच्चे होते हैं, एट क्लास के बच्चे होते हैं सीबीएसई, उनको किस तरह से एसेस करना है। अब एसेस करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने क्या करा, उनको एक मैथ्स का टेस्ट पकड़ा दिया, एक साइंस का पकड़ा दिया, एक सोशल साइंस का पकड़ा दिया, और फिर आप क्या कहने लगे भाई इसमें स्कोर करो, तो जितना तुम्हारा स्कोर आए उस हिसाब से तुम्हें एसेस करेंगे। तो अब इस तरह की चीजें हम चेंज कर रहे हैं। अब हम सिर्फ एक मार्क बेस्ड असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारी असेसमेंट क्या होगी कि उस बच्चे की थिंकिंग कैसी डेवलप हो रही है, उस बच्चे की हॉबीज कैसी डेवलप हो रही हैं, वो बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग कितनी रखता है, वो बच्चा डिसिप्लिन कितना मेंटेन करता है। तो एक ओवरऑल कंप्लीट असेसमेंट के लिए इस तरह की स्कीम्स हम लेके आ रहे हैं। तो स्कीम का नाम क्या है? सफल। याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। सफल रिलेट कर लीजिएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री से। Next question, how many tiger reserve in India have received the accreditation of the Global Conservation Assured Tiger Standards? CATS। एक्रेडिशन का मतलब क्या होता है? एक्रेडिशन का मतलब होता है आपने कोई उपलब्धि पाई, आपने कोई रिकॉग्निशन पाया। जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं तो उनको एक्रेडिशन देती है एक ऑर्गेनाइजेशन है, नैक, नेशनल एक्रेडिशन असेसमेंट काउंसिल, नैक। वो क्या करती है, हमारी यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है कि हाउ आवर यूनिवर्सिटीज शुड परफॉर्म, हाउ आवर यूनिवर्सिटीज आर परफॉर्मिंग। तो इसी तरह से एक्रेडिशन मतलब एक रिकॉग्निशन देना होता है। तो हमारे कई अभी टाइगर रिजर्व को दिया गया, तो वो पूछ रहा है कितने टाइगर रिजर्व को दिया गया? 12। 12? सीरियसली 12? ओ माय गॉड, 12 11 12 11 तुक्के चल रहे हैं भर भर के। खैर, ये जरूरी नहीं आप आंसर गलत लगाएं, जरूरी है कि आप अटेम्प्ट करें। ये क्लास आपके लिए इसीलिए अरेंज है। अगर आपको मान लीजिए आती हैं चीजें तो फिर कोई खास फायदा नहीं है। हाँ, अगर क्लास आ रहे हैं तो इसका मतलब सीखने के लिए आ रहे हैं।
तो सीखने में अगर गलत कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बस शर्त यह है कि एक बार सीख जाए फिर एग्जाम में गलत नहीं करना है, जितनी गलतियां करनी है यही कर देनी है, ठीक है। ये खुला प्लेटफॉर्म है, जितनी गलतियां करनी है, जितने आंसर गलत लगाने हैं यहाँ लगा दो, ठीक है। जुनके सोरा कह रहे हैं नो आइडिया, ओके देन गेट एन आइडिया, ओके। तो ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एक सोसाइटी है, ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड कैट्स। इन्होंने हमारे कितने टाइगर रिजर्व्स को रिकॉग्निशन दिए, 14 टाइगर रिजर्व, ठीक है। कितने, 14। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड ये एक एक्रेडिशन टूल है, ठीक है। मतलब एक एक्रेडिशन देने के काम आता है ये। स्टैंडर्ड एक तरीका है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स मतलब एक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर कौन लेके आया, ये एक ग्लोबल कोएलिशन, कोएलिशन मतलब एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे। किनकी ऑर्गेनाइजेशन है, टाइगर रेंज कंट्रीज, मतलब कुछ कंट्रीज हैं टाइगर रेंज कंट्रीज में 13 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो दुनिया में 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। उन्होंने क्या बनाया, एक तरीका बनाया। उस तरीके का नाम क्या है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो वो इस तरीके से चेक करते हैं कि आप प्रॉपर टाइगर को कंजर्व करने का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड तरीका है ये उसी प्रोसीजर को चेक करता है कि जो हम अपनी कंट्री में फॉलो कर रहे हैं कंजर्वेशन के लिए वो किस हद तक ठीक है, ठीक है। तो ये तरीका 2013 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा ये तो बेसिक सी बातें, इनको कौन लेके आया है, कैट्स को टाइगर रेंज कंट्रीज, ठीक है। तो टाइगर रेंज कंट्रीज क्या होती है, तो हमारे पास रिसेंटली कितनी टाइगर रेंज कंट्रीज है, 13। कौन कौन सी, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। मतलब मोस्टली वही साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। ये सब किस में आती है, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। इन्होंने अपना आपस में एक स्टैंडर्ड तरीका बना लिया कि भाई इस तरीके से हम चेक करेंगे कि अपनी अपनी कंट्री में कि हम कंजर्वेशन टाइगर का कैसा कर रहे हैं। अच्छा इसी कंजर्वेशन से रिलेटेड मेरे को एक नई चीज आपको बतानी थी, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, और जैसा कि आजकल एसआई का हमने पेपर देखा है या यूडीसी में भी थोड़ा बहुत देखा, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे, या भी जो आपका जेई का पेपर आया वो लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसी छोटी छोटी बातें जानने की जो हर किसी को नहीं पता होती हैं, ठीक है। कंपटीशन इतना हो गया कि बेसिक जानकारी हर किसी के पास है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलनी चाहिए ना, तभी तो आप परफॉर्म वेल करेंगे। तो इसी के लिए एक नया फैक्ट आप अपने पास जोड़ लीजिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। अगर ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट एग्जाम में तो यही आएगा कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, ठीक है। कैसे आएगा, डायरेक्ट पूछेगा सेंट पीटर्सबर्ग रिलेशन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। अरे भैया आंसर बताता तो हूँ। गुड इवनिंग मैम। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो डिक्लेरेशन है वो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, टाइगर कंजर्वेशन से। इसको थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है, क्या कब कैसे, इससे में मतलब नहीं है, इसको रिलेट ऐसे करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो वी कैन से इट इज रिलेटेड विद टाइगर कंजर्वेशन। और यही कुछ छोटी छोटी जानकारी होती है जो हर किसी के पास नहीं होती है, तो ये आपको इकट्ठा करनी है। तो with 2967 tigers, India 4 years in advance has achieved the target set in 2010। मतलब 2010 सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में हमने एक टारगेट सेट किया था कि हम 2022 तक अपना जो टाइगर पॉपुलेशन है डबल कर लेंगे। तो वो टारगेट हम 4 साल पहले अचीव कर गए। तो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज, उन्होंने क्या रिजोल्यूशन बनाया कि आपकी जितनी भी कंट्री में टाइगर हो उसको हम 2022 तक डबल कर लेंगे, और इंडिया अपना टारगेट अचीव कर चुका है, ठीक है। चलिए फिर, तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, टाइगर कंजर्वेशन से। अच्छा ये सेंट पीटर्सबर्ग इज अ सिटी, ये किस कंट्री में लाई करता है, सेंट पीटर्सबर्ग सिटी किस कंट्री में लाई करता है, ये बताइए जरा। सेंट पीटर्सबर्ग सिटी किस कंट्री में लाई करता है। देखिए ऐसी करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, एक चीज से दूसरी चीज रिलेट करके। अब बताओ, बात चल रही थी टाइगर कंजर्वेशन की, अपन ने कितना कुछ पढ़ लिया। तो यही करंट अफेयर्स का आपका तरीका होना चाहिए, एक चीज से रिलेट करके कई सारी चीजें आपको जोड़ देनी होती है। तो सेंट पीटर्सबर्ग इज अ सिटी इन रशिया, ठीक है, रशिया में सिटी है।
अच्छा, रशिया की कैपिटल तो सबको पता होती है, मॉस्को। मेरे को आप करेंसी बताइए, रशिया की करेंसी, रशिया की करेंसी बताइए। अच्छा, कहाँ पहुंच गए, करेंसी तो पहुंच गए टाइगर से। करेंसी बताइए जी। रूबल, बहुत बढ़िया। करेंसी क्या है? रूबल। अच्छा, लीरा कहाँ की करेंसी? लीरा, लीरा। कई बार क्या है ना, रूबल लीरा में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ लीरा कहाँ की करेंसी है। कंबोडिया, पोर्चुगल। और बताइए, बहुत बढ़िया लॉब्सान। लॉब्सान ने सबसे पहले करेक्ट आंसर भेजा है, करेक्ट आंसर इज टर्की। ठीक है, करेक्ट आंसर इज टर्की। ठीक है, लीरा कहाँ की करेंसी है? टर्की की। टर्की में याद रखिएगा, टर्की की कैपिटल कई लोग इस्तांबुल समझते हैं, तो टर्की की कैपिटल इस्तांबुल नहीं है। क्या है? अंकारा है। ठीक है, क्या है? अंकारा है। ये कंफ्यूजन होता है, टर्की की करेंसी लीरा। चलिए, तो ये टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड बातें थी। ये कार्य को कह रहे हैं पता नहीं, कोई बात नहीं, अब पता चल गया होगा। और राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो, इस्तांबुल निकल के आया था आदित्य नाथू जी, इस्तांबुल नहीं है, अंकारा है। ठीक है, टर्की की कैपिटल। और राइट, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कोविड बी, India's first indigenous cost-effective wireless physiological parameters monitoring system for COVID-19 patients has been developed by। कोविड बी एक ऐप है। ठीक है, कोविड बी क्या है? एक ऐप है। तो किसने डेवलप किया है? हाँ जी बताइए, कोविड बी ऐप, इसके निर्माता कौन है? मेड इन इंडिया है। और जो मेड इन इंडिया है वो मतलब आत्मनिर्भर भारत से लिंक है। आत्मनिर्भर भारत से अगर लिंक है तो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड मैं पहले भी कह चुका हूं, जो दिखे कर लो तैयार, काम आएगा। डी पे तुक्का लगाया जाए। बहुत सही। डी पे तुक्का लगाया जाए। मेजोरिटी इज विद ए। ओ माय गॉड, मेजोरिटी इज विद ए। और लोग बताइए। तो इस बार बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मेजोरिटी गलत है। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अरे, इतनी बड़ी ऐप है, एक आदमी मिलकर नहीं बना पाएगा। इसमें मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का भी इन्वॉल्व है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, और ईसीआईएल इन्वॉल्व है। तो कोविड बीप है क्या? देखिए, होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक ईसीजी मशीन है ना? ईसीजी मशीन जानते हैं, जिससे एक पर्सन, जैसे ये मान लीजिए कोई पर्सन है। ठीक है, मान लीजिए ये इसके ऐसा ऐसा कोई पर्सन है। तो ईसीजी मशीन से उसको हम चेस्ट पे कनेक्ट करते हैं। चेस्ट पे कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, उसकी हार्ट बीट की रीडिंग ईसीजी पे आ जाती है। इसी तरह से एक डिवाइस होती है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर कर लेते हैं। और भी अलग अलग तरह की डिवाइस होती हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप कभी हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो जाए, ठीक है, तो ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कोई आपका दूर का दुश्मन है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ठीक है, तो अब उसको ईसीजी मशीन से मॉनिटर करेंगे, बीपी मशीन से मॉनिटर करेंगे। तो उसके साथ साथ एक अटेंडेंट चाहिए होता है ना, जो उस मशीन में रीडिंग लेगा और उससे एनालाइज करेगा कि ये पर्सन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि बीपी इसका लो है या हाई है, ईसीजी रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं। तो जो भी उसकी रिपोर्ट्स होंगी, उसको मॉनिटर करने के लिए एक अटेंडेंट चाहिए होगा। अब लेकिन कोविड के टाइम पर क्या हो रहा है, कोविड के टाइम पर अब कोई पर्सन मान लीजिए एडमिट है। एडमिट होने के बाद अब उसकी जो भी रिपोर्ट्स आ रही, ईसीजी हो, ब्लड प्रेशर हो, उसको अगर मॉनिटर करने के लिए हमने आसपास कोई अटेंडेंट रखा, तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस आर उस अटेंडेंट को भी कोरोना हो जाए।
चांसेस तो ज्यादा है, कई डॉक्टर्स की इसमें जान भी जा चुकी है, कई नर्सिंग स्टाफ अपनी जान खो चुका है, कई नर्सिंग, इसीलिए तो हम कहते हैं जो मेडिकल स्टाफ है वो अपनी जान दांव पे लगा के उन्होंने सर्विस दी है इस पेंडेमिक में। तो अगर कोई अटेंडेंट उस पेशेंट से जुड़ा है तो उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है, पेंडेमिक से वो भी ग्रस्त हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या निकाला, एक ऐप निकाला। अब होगा क्या, ये जो मशीन है, ईसीजी हो, ब्लड प्रेशर की मशीन हो, ये सारी मशीन जो भी रिपोर्ट देंगी वो सारी रिपोर्ट्स कहां चली जाएगी, एक ऐप में चली जाएगी, और उसी ऐप का नाम है कोविड बीप। ठीक है, वो सारी रिपोर्ट्स किस में चली जाएंगी, ऐप में चली जाएंगी, कोविड बीप। अब पेशेंट तो बेचारा अपना मस्त यहाँ पर सोता रहेगा, और इसका अटेंडेंट यहाँ कहीं दूर से उस ऐप में, ये मान लीजिए मशीन है, मशीन से पेशेंट कनेक्ट है, और इसका जो अटेंडेंट है, जो नर्स है, वो यहाँ पर बैठा है, इस ऐप में उसकी सारी रिपोर्ट्स मॉनिटर करता रहेगा। तो इसमें अटेंडेंट से जो पर्सन का कांटेक्ट है वो हमने जीरो कर दिया, तो इसीलिए ये इस ऐप का सिग्निफिकेंस है। तो याद रखिएगा कोविड बीप। तो को टेट कोई बात नहीं, सब डी के अंदर आते हैं, बहुत बढ़िया। तो इसमें आप देख सकते हैं ESIL मेडिकल कॉलेज हैदराबाद इन कोलैबोरेशन विद आईटी हैदराबाद, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी है, तो सभी इन्वॉल्व है। अच्छा, कोविड बीप की फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड। टफ सी फुल फॉर्म है, याद रखने की इतनी जरूरत नहीं, चांसेस आर लेस की फुल फॉर्म पूछी जाए। तो ये याद रखना, ये सब इन्वॉल्व थे इन कोविड बीप, और ये मेड इन इंडिया है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फर्स्ट इंडिजीनियस ऐप है, हिंदुस्तान की पहली इस तरह की ऐप है जो हमने बनाई है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच द समिट ऑफ K2? अभी दुनिया का सबसे नौजवान व्यक्ति कौन बना है जो K2 पहाड़ पे चढ़ गया, K2 पहाड़ पे चलने वाला? हाँ जी, हाँ जी, हम टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर रहा हूं, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। सबसे नौजवान व्यक्ति कौन है, केंट बिंका और सेरिंगोनपो और ताजिद नालो, इनका आंसर आ रहा है शहरोज काशिफ। और लोग बताइए। अच्छा, नाम भी बताना है और वो पर्सन कहां से बिलोंग करता है ये भी बताना है, किस कंट्री से। ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको घर का एड्रेस ही बता दो, पता चला घर का एड्रेस लेके भी बधाई देने जा रहे हैं। कंट्री कौन सी है, बहुत बढ़िया, कंट्री है पाकिस्तान। तो यंगेस्ट पर्सन कौन बना है, करेक्ट आंसर इज शहरोज काशिफ एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, काराकोरम रेंज का पार्ट है ये, और याद रखिएगा यही इंडिया का हाईएस्ट पीक है। कहां लाइक करता है, पीओके वाले रीजन में। ठीक है, हमारे पास नहीं है, जो हमारा पीओके वाला रीजन है ना, ये वाला, ये इधर साइड वाला, तो ये वाला जो पीओके पोर्शन है जो पाकिस्तान के कब्जे में, इसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पीओके वाले पोर्शन में K2 लाइक करता है। तो कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है इंडिया का हाईएस्ट पीक K2 है या कंचनजंगा, तो आप याद रखिए हाईएस्ट पीक इज K2। ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है, K2। बहुत बढ़िया, हाँ जी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं इसके बाद। Which company has collaborated with the CBSE Central Board for Secondary Education to launch the AI for All initiative? CBSE ने कंपनी के साथ इनिशिएटिव लिया है AI for All का। इनका टारगेट क्या है कि बच्चों को भी हम AI के बारे में अवेयर करेंगे, सिखाएंगे, 4-4 घंटे का स्लॉट निकाल के बच्चों को अवेयर करेंगे AI के बारे में, आइडिया देंगे AI होता क्या, ताकि इन द नियर फ्यूचर वो लोग AI में अपना करियर परस्यू करें। तो कौन सी कंपनी थी? अरे भाई, हर काम माइक्रोसॉफ्ट थोड़ी ना करती है। डिप्लोमेसी भी एक चीज होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी एक चीज होते हैं। पीओके को अगर मिलिटरली अगर हम चाहें तो
2 सेकंड मतलब एक दिन में कैप्चर कर सकते हैं, इतना मिलिट्री पावर है हमारे पास। बट और भी चीजें होती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल इमेज होती है, वो सारे चीजें भी सरकार को देखनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान से हम किसी भी तरह के अगर अटैक में इन्वॉल्व होते हैं तो डायरेक्ट प्रेशर हमारे पास चाइना की तरफ से आता है। और अगर पाकिस्तान चाइना से अगर वॉर एक साथ हो जाए तो हमारे लिए वो टफ सिचुएशन हो जाएगी। तो हम जबरदस्ती देश को युद्ध की कैटेगरी में नहीं झोंकना चाहते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान पे हम अटैक करते हैं तो बहुत ज्यादा ही एक मान के चलिए वॉर टाइप सिचुएशन हो जाएगी। हो सकता है चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट करे। और कभी भी जब भी जंग होती है ना तो वो कंट्री को 10 साल पीछे ले जाती है। तो जितनी हमने मेहनत करी, जितनी हमने तरक्की करी, वो सब पीछे चली जाएगी। तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं वॉर को। और भी तरीके सरकार लगा रही है, डिप्लोमेटिक तरीके, वो तो गवर्नमेंट बेहतर समझती है कि कब ऐसा करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसीलिए तो आपसे कहते हैं बड़े बड़े एग्जाम निकालो भाई, पीसीएस निकालो, आईएएस बनो, है ना, फॉरेन सर्विस में जाओ, वहां जाके देश के लिए फ्यूचर के लिए योगदान दो। जब पॉलिसीज बनेंगी कि भाई चाइना से कैसे निपटना है तो आपको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि हाँ भाई ऐसे निपटना है चाइना से। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करते हैं। देखो भाई, करेक्ट आंसर छोड़ के बाकी सबने और सारे ऑप्शंस लगा दिए। करेक्ट आंसर इज इंटेल। ओह, ये भी ये सब काम करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करते हैं, इंटेल। ठीक है, तो एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव किसका है? इंटेल का है। इंटेल प्लस सीबीएसई इज इक्वल टू एआई फॉर ऑल, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, इंटेल प्लस सीबीएसई इज इक्वल टू एआई फॉर ऑल। एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव कौन कौन कोलैब कर रहे हैं? इंटेल और सीबीएसई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च्ड व्हिच इनिशिएटिव which will allow students to enter or exit a course whenever they wish and rejoin education from where they have left। मान लीजिए कल आप बीटेक ज्वाइन करें, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ाई करी, अब आपका मन उठ गया, आपने कहा नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कुछ और कर लेता हूं। अब कुछ टाइम बाद आप गए, आपको लगा नहीं मेरे को फिर से यहाँ बीटेक में आना है, तो हो सकता है आपको फिर से बीटेक में एडमिशन लेना पड़े, फिर से फर्स्ट ईयर में जाना पड़े। तो अब ऐसी सुविधा है कि आप बीच में कोर्स छोड़ सकते हो और बाद में आओगे तो फिर वही सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देना। ठीक है, पढ़ाई अब जो फर्स्ट ईयर पहले पढ़ चुके हो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी बीच में आप छुट्टी ले सकते हो कोर्स से। हाँ जी, लीस्ट एक्सपेक्टेड था इंटेल और करेक्ट आंसर भी वही हो गया। अफसोस की बात है, कोई दिक्कत नहीं। वही मैंने कहा, एग्जाम में गलती करो उससे बेहतर है यही गलती करो। ऑलराइट, तो इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो जितने साल आप कंप्लीट करते जाएंगे उतने आपके एकेडमिक क्रेडिट ऐड होते जाएंगे। आपका एक बैंक बन जाएगा, उस बैंक में आप जो भी कोर्स करेंगे, ठीक है, XYZ, वो आपके क्रेडिट में काउंट होता रहेगा, वो आपको पढ़ाई में आगे हेल्प करेगा। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये इस साल लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसमें एक और इनिशिएटिव था निष्ठा। निष्ठा की हम पहले भी करंट अफेयर्स में बात कर चुके हैं। ठीक है, निष्ठा में हम क्या करेंगे, टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। एक इंडियन साइन लैंग्वेज एज ए कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन में। तो ये सारे इनिशिएटिव्स इस बार उठाए गए। निष्ठा 2.0, निष्ठा पहले से चलता आ रहा था, इस बार निष्ठा को और अपग्रेड कर दिया है, निष्ठा 2.0 आ गया। निष्ठा 2.0 में क्या करेंगे, हम टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज बीन नेम्ड as a recipient of the prestigious लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021। 2021 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको मिला है? हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको मिला है? जल्दी बताइए। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, पूनावाला। हाँ जी, साइरस पूनावाला किस कंपनी के मालिक है? साइरस पूनावाला, साइरस पूनावाला किस कंपनी के मालिक है? बताइए, साइरस पूनावाला किस कंपनी के मालिक है?
बहुत बढ़िया। चेयरमैन ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हम क्यों जान रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं ये लोग? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का क्या रोल है इस टाइम इंडिया में, किस काम के लिए हम इनको जानते हैं? बहुत फेमस हो गए हैं। आसान सा जवाब है, कोविड वैक्सीन बना रहे हैं। कौन सी बना रहे हैं? ये बना रहे हैं कोविशील्ड। ठीक है, कोविशील्ड कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एक्चुअली में ऑक्सफोर्ड की एक वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका। ठीक है, एस्ट्राजेनेका का फॉर्मूला हमने उठा लिया और वो किसको दे दिया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। तो एस्ट्राजेनेका का ही फॉर्मूला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, थोड़े और चेंजेस करके, और उसको हम क्या नाम दे के बेच रहे हैं? उसको हम दे रहे हैं नाम कोविशील्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोरोना वैक्सीन है कोविशील्ड। तो करेक्ट आंसर इज 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। नेम द इंडियन हु हैज won the prestigious Will Eisner Comic Industry Award। Eisner Comic Industry Award 2021 किसने जीता है? ये कॉमिक अवार्ड बहुत मायने रखता है, मतलब कॉमिक फील्ड में। मान के चलिए, ये जो मैगजीन बच्चों की भी कॉमिक कॉमिक बनती है मैगजीन, उसकी बात हो रहा है। तो कॉमिक वाली जो कॉमिक इंडस्ट्री की फील्ड है, उनकी फील्ड का ये ऑस्कर अवार्ड है, आइसनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। तो ये किसने जीता है? ए में तुक्का जा रहा है, मतलब ऐसा क्या सोचा है अपने कि ए ही लगा देते हैं? ऐसा मतलब क्या कि मतलब ए ही होगा आंसर, ऐसा आपको क्यों लगता है? पाठक जी? पाठक जी नहीं है, आनंद भाई है अपने। ठीक है, आनंद राधा कृष्णन। हु हैज वॉन? आनंद राधा कृष्णन। आनंद भाई है अपने। करेक्ट आंसर इज आनंद राधा कृष्णन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच कंट्री हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? इस क्वेश्चन को पहले आंसर दीजिए, फिर इससे रिलेटेड थोड़ा बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया होगा। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज इंडिया। Which country has taken over the presidency over the UN Security Council for the month of August? India। अच्छा, जैसे अगर आप कमेंट करें, मतलब जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख रहे हो तो भी आप कमेंट कर दिया करिए उसमें। ठीक है, तो उससे आपको ही फायदा होगा याद रखने में। तो अगस्त महीने की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की थोड़ी सी अगर हम बात करें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स हैं। 15 में से जो परमानेंट हैं, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट। परमानेंट कितने हैं? 5 हैं। नॉन परमानेंट कितने हैं? 10 हैं। परमानेंट में आपके कौन कौन से आ जाते हैं कंट्रीज? लाइक यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। ये 5 कंट्रीज परमानेंट है, मतलब इनको इनकी पोजीशन से कोई नहीं हिला सकता। और सबसे पावरफुल भी ये परमानेंट ही होते हैं। जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं यही सबसे पावरफुल होते हैं। इनके पास वीटो पावर होता है कि अगर मान लीजिए इन 5 कंट्री में से कोई एक रेजोल्यूशन आया कि चलो मान लो, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया में पुलवामा अटैक हुआ था, तो पुलवामा अटैक का जो एक्यूज था, जैश ए मोहम्मद का लीडर, नाम में थोड़ा सा भूल रहा हूं, तो उसको उस पर सैंक्शन लगवाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बैठी। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, आदमी सही नहीं है, ब्लास्ट कर रहा है दूसरी कंट्री में, तो उसको हम बैन करेंगे, उस पर सैंक्शन लगाएंगे। तो सैंक्शन लगाने के लिए यूएसए एग्री कर रहा था, यूके एग्री कर रहा था, रशिया एग्री कर रहा था, फ्रांस एग्री कर रहा था, लेकिन चाइना ने कहा नो, वो बिलोंग करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, दोस्त क्या, छोटा भाई जो भी मान लो, वो है, तो हम पाकिस्तान की वजह से उस पर सैंक्शन नहीं लगाएंगे। अब हालांकि 4 एग्री कर रहे हैं, एक डिसएग्री कर रहा है, तो अगर मेजोरिटी से डिसीजन होता तो पास हो जाता,
लेकिन यहाँ पर बात थी वीटो की। वीटो में अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो रेजोल्यूशन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ने भी मना कर दिया तो ये होती वीटो की पावर। तो 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट नाम से पता चल रहा है ये चेंज होते रहते हैं। तो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितना रहता है, 2 साल का टेन्योर रहता है। ठीक है, 2 साल का। तो हर साल इसके इलेक्शन होते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से। ये लोग कहां से इलेक्ट होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। तो हर साल इसमें 5 मेंबर ऐड हो जाते हैं। जैसे हर साल इसमें 5 रिटायर करेंगे और 5 उसमें हम इलेक्ट कर लेंगे, फिर 5 रिटायर करेंगे, फिर 5 इलेक्ट कर लेंगे। जो टोटल कैपेसिटी है वो 10 मेंबर्स की रहती है नॉन परमानेंट में। करेंटली इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। ये हम 8th टाइम बने। ठीक है, ऐसे भी बहुत डीपली जहरीली सवाल भी आ सकते हैं कि कभी पूछे कि भाई बताओ नॉन परमानेंट मेंबर तो हैं हम, लेकिन ये कितनी बार हम नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। तो 7 बार बन चुके हैं, ये 8वां टाइम है। दिस इज द 8th टाइम वी आर बीइंग इन द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। अब इसमें प्रेसिडेंट कौन होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स में, तो ये लोग महीने महीने पे चलाते हैं, हर महीने चेंज होता रहता है सर्किल में। हर महीने जो नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो प्रेसिडेंट है वो चेंज होता रहता है। इसीलिए आप नोटिस करिए वो पूछ रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो मंथ ऑफ अगस्त के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है, तो डेफिनेटली इट इज इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, इंडिया। हाँ जी, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड द नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड। नामदफा टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व या शिमलीपाल टाइगर रिजर्व। हाँ जी, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ। अभी 2021 में ही हमने स्टार्ट किया, 2023 तक रहेंगे, 2 साल के लिए हो गया अपन लोग। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि परमानेंट मेंबर बनना है हमें, तो उसके लिए हमने क्या है अलग अलग ग्रुपिंग कर रखी है। जैसे G3 बना रखा है, मतलब जैसे G3 या G4 कह लीजिए। जैसे कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया है, जापान है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है और जर्मनी है। हम 4 लोग अपना गुट बना के चलते हैं। जैसे कभी भी आप देखिएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होगी तो ये 4 लोग अपना अलग गैंग बना के चलते हैं, अपना गुट बना के चलते हैं। तो ये 4 प्लान कर रहे हैं कि हमें भी भाई परमानेंट मेंबरशिप दो, हम भी तो अच्छी खासी पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं। तब देखें क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे बताइए आंसर करेक्ट क्या होगा। सतपुरा टाइगर रिजर्व, आप श्योर है टाइगर रिजर्व सतपुरा ही होगा, डी या ए। उपांग पूछ रहे हैं डी या ए। भाई तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ डी या ए बताइए। हाँ जी, देखिए हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, ये नेटफ्लिक्स नहीं है। ठीक है, ये नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा है जो जहां आप कोई सस्पेंस या थ्रिलर वीडियो देख रहे हो। ये एकेडमिक वीडियो है, इसके लिए कॉपी पेन होना हाथ में बहुत जरूरी है, वरना कब आएगा कब जाएगा हवा भी ना लगेगा। ऑलराइट, तो ये अवार्ड रिसीव करा है सतपुरा टाइगर रिजर्व। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, सतपुरा टाइगर रिजर्व। देखो न्यूज में भी था, सतपुरा टाइगर रिजर्व विंस नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश को। देखिए ज्योग्राफी में चीजें रिलेट करके याद रखा करिए। जैसे हमें पता है विंध्या और सतपुरा रेंज आर फेमस इन एमपी। तो अगर आपको ये याद है कि विंध्या सतपुरा रेंज कहां पर मिलेंगी, एमपी में मिलेंगी, तो आप बहुत आराम से याद रख सकते हैं कि सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ का है। सतपुरा टाइगर रिजर्व है एमपी का, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है एमपी की, वहां पर बिलोंग करता है। ओल्डेस्ट फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ द कंट्री विद 26 स्पीसीज ऑफ हिमालयन रीजन एंड 42 स्पीसीज ऑफ नीलगिरी। तो हिमालयन रीजन के टाइगर की 26 स्पीसीज है और 42 स्पीसीज नीलगिरी की है। इसको नदन घाट्स भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज नदन घाट्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि वेस्टर्न घाट्स तो सबको पता है, ये महाराष्ट्र साइड वाला पोर्शन आता है। नदन घाट्स किसे कहते हैं, ये इधर साइड वेस्टर्न होता है, इधर साइड ईस्टर्न घाट्स होता है। तो अगर कभी पूछे कि नदन घाट्स किसे कहते हैं तो वो ये आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व को कहते हैं, विद 17% ऑफ इंडिया टाइगर पॉपुलेशन, जो अपने आप में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो ये नेटवेस्ट ग्रुप है ये कंपनी है यूके की।
ठीक है, ये भी ठीक है। अब मेरे को ये बताइए वन बाय वन, नाम दफा टाइगर रिजर्व का, ठीक है, नाम दफा वाल्मीकि सिमली का। अब खटखट एक एक करके बताते जाइए, ठीक है, दोनों गलत हो गए, कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना ही हमारा कर्तव्य है, एक जिम्मेदार नागरिक गलतियों से ही सीखता है। तो नाम दफा टाइगर रिजर्व में मेरे को बताइए ये कहाँ बिलोंग करता है। नाम दफा आपके लिए बहुत आसान है, फिर नाम दफा हो जाए तो किसको बताएंगे, वाल्मीकि बताएंगे, फिर वाल्मीकि के बाद सतपुरा तो पता चल गया एमपी में है, फिर सिमलीपाल बताएंगे। सिमलीपाल तो कई बार आता रहता है। बहुत बढ़िया, आची हेल्प ने तो बिल्कुल प्रिसाइजली बता दिया। हाँ तो बहुत बढ़िया ताजुन दियो। नाम दफा अरुणाचल में है, वाल्मीकि, वाल्मीकि का भैया, वाल्मीकि बहुत बढ़िया बिहार में है, और सिमलीपाल उड़ीसा में है, बहुत बढ़िया, आसाम बिहार एमपी उड़ीसा, वेरी गुड। आसाम, ये नाम दफा पूछा है, नाम दफा आसाम में नहीं है, आसाम में नहीं है, बुरा मान जाएंगे सब अरुणाचल के लोग हैं यहाँ पर, गुस्सा हो जाएंगे आपसे, ठीक है। हाँ नाम दफा अपर सुबनसिरी में है चांगलांग में, हाँ जी बताइए नाम दफा कहाँ पर है, अपर सुबनसिरी या चांगलांग। नाम दफा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है, ये भैया चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। तो अरुणाचल बिहार एमपी उड़ीसा, बहुत सही। नाम दफा कहाँ है, अरुणाचल, वाल्मीकि कहाँ है, बिहार, सतपुरा हमने देख लिया एमपी, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा। अब देखिए इसी तरह से चीजें याद करनी होती है। अब आपको इतना एश्योर कर लेना है कि ये 4 लोकेशन आपको याद हो गई। अब नाम दफा वाल्मीकि सतपुरा सिमलीपाल, ये नाम याद कर लो, कल पूछ लिया अच्छा बताओ नाम दफा नेशनल पार्क, 2 बता पाओगे, वाल्मीकि नेशनल पार्क 2 बता पाओगे, सिमली नेशनल पार्क 2 भी आप बता पाओगे, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा ये वन बाय वन इसी तरह से, इसीलिए हम कहते हैं करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे तो अपने आप ही चीजें स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। जो हमारी नेवल फोर्सेस हैं उसका वाइस चीफ, वाइस चीफ क्या होती है, सेकंड पोजीशन होती है नेवी में, जो सबसे टॉप पोजीशन होती है वो चीफ, चीफ कह देते हैं या फिर एडमिरल भी कहते हैं, ठीक है, चीफ या फिर एडमिरल। और जो सेकंड टॉप पोजीशन होती है वो वाइस चीफ भी कहलाती है, या फिर उसको क्या कहते हैं, वाइस एडमिरल। तो वाइस चीफ की पोजीशन अभी किसने अज्यूम करी है, वो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। हाँ जी चांगलांग में है। एनके सिंह, मैं फाइनेंस कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं, आई होप यू गॉट इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस कमीशन। हाँ जी करेक्ट आंसर क्या है, एस एन घोरमडे, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, एस एन घोरमडे। ही हैज बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी। अब देखिए होता क्या है, क्वेश्चन आया वाइस चीफ ऑफ नेवी, तो अब यहां से हमारे दिमाग में एक कीड़ा रंगना चाहिए जो पूछे कि भाई हायरार्की याद कर लो, हायरार्की थोड़ा सा देख लो, नेवी में क्या हायरार्की होती है, एयरफोर्स में क्या होती है, आर्मी में क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आर्मी में जो सबसे टॉप पोजीशन होती है जनरल की होती है, ठीक है, यहां पर एयर चीफ मार्शल होता है, टॉप पोजीशंस के नाम मैं बता रहा हूं, आर्मी में क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल कहते हैं, और नेवी में जो टॉप पोजीशन होती है उसे एडमिरल कहते हैं। ये टॉप पोजीशंस होती है जो एट द मोमेंट इंडिया में हर टाइम पे, एक आर्मी में जनरल भी होगा जो हेड करेगा, एयरफोर्स में एक एयर चीफ मार्शल भी होगा वो हेड करेगा, नेवी में एक एडमिरल भी होगा वो हेड करेगा। अब कई लोगों को डाउट आ रहा होगा सर ये तो छोड़ दिया, ये कैसे, ये क्या है, ये एक्चुअली ये एक्सेप्शनल पोस्ट है। ये क्या है, ये एक्सेप्शनल पोस्ट है, ये हर किसी को नहीं मिलती है, ठीक है, ये क्या है, ये एक्सेप्शनल पोस्ट है।
जब मान लीजिए किसी ने वॉर टाइम में, जैसे आपका जो 1971 वॉर के टाइम पे जो जनरल थे मिस्टर करियप्पा, उन करियप्पा नहीं थे, नाम भूल गया हूं मैं, 1971 वॉर के टाइम पे जो जनरल थे उनको हमने फील्ड मार्शल बनाया। तो ऐसे जो जनरल्स होते हैं आर्मी के, जो वॉर टाइम में या एक्सेप्शनल सर्विस देते हैं फोर्सेस को, तो उनको हम एक 5 स्टार ऑफिसर बना देते हैं। ठीक है, बाकी ये सब जो है जो टॉप होते हैं वो 4 स्टार होते हैं, बस एक फील्ड मार्शल होता है जो कि एक 5 स्टार ऑफिसर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक 5 स्टार ऑफिसर होता है, ये हर कोई नहीं बन पाता है। तो फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फील्ड फ्लीट, ये एक्सेप्शनल पोस्ट है। ठीक है, तो वाइस एडमिरल, इनसे नीचे होते हैं रियर एडमिरल, फिर कॉमोडोर, फिर कैप्टन, फिर कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। तो ये पोजीशंस आपके थोड़ा दिमाग में होनी चाहिए कि कभी कोई पूछे कि विंग कमांडर, जैसे अभिनंदन विंग कमांडर थे तो उनकी रैंक क्या थी, ये विंग कमांडर होता है, उससे ऊपर ग्रुप कैप्टन होता है। स्क्वाड्रन लीडर की पोजीशन कम होती है विंग कमांडर से। ठीक है, इसी तरह से आर्मी में लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं, ये मतलब ऑफिसर्स की रैंक है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो ये क्या है, यहाँ से आप ऑफिसर कैटेगरी में एंटर कर जाते हैं इन दैट फोर्सेस। तो इनके बारे में एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो वो मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे को कमेंट करके बताइएगा, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में, आपको कमेंट करना है या फिर नहीं पता हो तो नेक्स्ट क्लास में ढूंढ के लाना, अभी नहीं ढूंढने बैठ जाना, थोड़ा सा पढ़ लेना है। इंडिया में कितने फील्ड मार्शल्स हो चुके हैं अभी तक, कितने मार्शल ऑफ द एयरफोर्स हो चुके हैं, और कितने एडमिरल ऑफ द फ्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, आपको ढूंढ के लाना है इंडिया में कितने फील्ड मार्शल हो चुके हैं, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स हो चुके हैं, और एडमिरल ऑफ द फ्लीट हो चुके हैं। ये रिकॉग्निशन कितने लोगों को इंडिया में मिल चुकी है, हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू उपान। देखिए, मेरा टारगेट बस यही है, ऐसी जितनी चीजें आपसे कनेक्ट कर पाऊं वो कर दूं, क्योंकि देखिए मैं भी अपने टाइम में बहुत क्यूरियस इंसान रहता था, मेरा रहता था अच्छा ये क्यों होता, वो क्यों होता, विकिपीडिया तो हर टाइम मेरे फोन पे खुला रहता था, तो वहां से चीजों को मैंने कनेक्ट करना सीखा है। तो मैं चाहता हूँ वो भी आप, वो जो जस्तजू है आपके अंदर भी आए, क्योंकि जब आप चीजों को कनेक्ट करने लगेंगे ना, तभी आपका जीके वाला पोर्शन अच्छा हो सकता है। आप सोचे कि एक किताब पढ़ के चले आए और जीके में स्कोर कर लें, बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, इतना डायनेमिक टाइम में बहुत मुश्किल है, कुछ भी पूछ लेते हो, खरगोश के दांत पूछ लिए। अब किसी में जिज्ञासा होती, लाओ आज खरगोश को पकड़ के इसके दांत गिनता हूँ, 2 दिखाता है नालायक, जाके अंदर इसके दांत टटोलता हूँ। इस जिसमें जिज्ञासा रही होगी वो सवाल को सही करके आ गया होगा, वही चीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। विच वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम August 1 to August 7 एवरी ईयर ग्लोबली। ग्लोबली 1 अगस्त से 7 अगस्त हम किस वीक को डेडिकेट करते हैं, किस चीज के लिए डेडिकेट करते हैं? मेरे को चाहिए सही जवाब। एड्स के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, फ्रेंड्स वीक के लिए, कैंसर वीक के लिए। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो हमें ये वीक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि हम जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको बारे में लोगों को अवेयर कर पाए। एक्चुअली क्या होता है आजकल, प्रॉब्लम ये हो गई, जो मदर्स होती हैं, मदर्स नहीं चाहती कि वो अपना ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को पिलाएं, वो चाहती हैं कि जो मार्केट में पैकेट वगैरह का दूध होता है या बॉटल वाले जो दूध आते हैं उससे बच्चों का गुजारा कर दिया जाए। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने एक मुहिम चलाई है कि एक ब्रेस्ट फीडिंग वीक चलाएंगे, जिससे जो मदर्स हैं उनको अवेयर करा जाए कि बच्चों के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क है, मतलब मदर का जो दूध है मिल्क है, वो कितना जरूरी है। क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कहा जाता है फर्स्ट वैक्सीन टू द चाइल्ड। उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तरीके से वो कंप्लीट न्यूट्रिशनल डाइट होती है एक बच्चे के लिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है मार्केट में। तो एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल डाइट कह लीजिए, या फिर कह लीजिए वो बच्चे की फर्स्ट वैक्सीन होता है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चे के लिए उसकी फर्स्ट वैक्सीन होता है। आने वाले टाइम में उसको जो भी बीमारियां होंगी उससे लड़ने की जो इम्यूनिटी होगी वो उसी ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है। तो इस चीज को अवेयर कराने के लिए ही हम क्या चला रहे हैं, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चला रहे हैं, August 1 से August 7। ठीक है, याद रखिएगा। ऑलराइट, बहुत बढ़िया था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड द बायोटेक प्राइड
promotion of research and innovation through data exchange guidelines. क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर क्या होगा? तुक्का लग रहा है भैया, तुक्का क्या होगा ये? करेक्ट आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक गाइडलाइंस है. ये है क्या? बायोटेक प्राइड. ठीक है, यहां से वर्ड को एक्सट्रैक्ट करिए, बायोटेक प्राइड. ये है क्या? सबसे पहले कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आए तो पूछिए ये है क्या. तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई स्कीम है, ये गाइडलाइन है. गाइडलाइन मतलब एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना है. ये गाइडलाइंस किसने बनाई? ये गाइडलाइंस बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने. ये गाइडलाइंस क्यों बनाई गई? देखिए, बायोडेटा जो है, मतलब जितना भी बायोलॉजिकल चीजें हो रही है इंडिया में, जितनी भी बायोडाइवर्सिटीज है, जितनी भी स्पीसीज हमारे पास अवेलेबल है, उसकी मैपिंग की जाती है, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है. ठीक है, तो उसी रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए जो गाइडलाइंस हम लेकर आए हैं वो है बायोटेक प्राइड. These guidelines envisage to bring other existing biological data centers with the IBDC, which will be called BioGrid. मतलब हमें कोशिश ये करनी कि किसी सेंटर के पास कुछ स्पीसीज की जानकारी है, किसी सेंटर के पास कुछ स्पीसीज की जानकारी है, किसी कंट्री के पास कुछ जानकारी, तो सबको मर्ज करके एक बायोग्रिड बना दो जहां पर सारी जानकारी हम इकट्ठा कर लेंगे. ठीक है, और बायोलॉजिकल डेटाबेस मेंटेन करने में इंडिया की रैंक भी अच्छी है, नंबर 4 पे आते हैं बायोलॉजिकल डेटाबेस मेंटेन करने पे. तो इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन था. आज ही टेस्ट रिलीज कर देंगे. एक्चुअली एक दो स्टूडेंट्स ने 295 स्कोर करा है, बट टाइम उनको दिखा रहा है 23 मिनट्स में उन्होंने टेस्ट परफॉर्म किया. तो ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जैसी चीजें कि 23 मिनट में आप 295 मार्क्स ले आए. तो काइंड ऑफ हमें डाउट है कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ स्कूल के टेस्ट में. तो जब हम थॉरोली वेरीफाई कर लेंगे तो उस टेस्ट का रिजल्ट आपको मिल जाएगा. ठीक है, प्राइज मनी भी मिल जाएगा, तो टेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा. ठीक है, हमारी तरफ से जो प्रॉमिस है वो मेंटेन है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड व्हिच कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट. ये इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, वो ज्यादा डिटेल में था. ये तो बहुत आसान फॉर्म में है. हाँ जी, कुछ है. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड व्हिच कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट. अब शायद वो चीटिंग करने में थोड़ा सा पीछे रह गए. थोड़ा अगर और दिमाग लगाते कि आधे घंटे में टेस्ट ना देके 1.5 घंटे में देते तो तब भी जस्टिफाइड लगता. तो हम नहीं चाहते किसी तरह की बाइसनेस हो, किसी तरह का कोई चीटिंग करके प्राइज जीते. तो हम उसको एक बार थॉरोली वेरीफाई करना चाहते हैं, बस इसीलिए टाइम लग रहा है. वही चीज देखो है, उसीलिए हम वेरीफाई उसको कर रहे हैं. चलिए इधर बताइए. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड व्हिच कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट. क्या कहना है इसके बारे में आपको? हाँ, ई रुपये हमने भी देखा था. एक वाउचर की तरह एक सिस्टम है. मान लीजिए सरकार को पैसा देना है कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खरीदें. ठीक है, सरकार को, या मान लीजिए सरकार को पैसा देना है कि जैसे स्कूल्स नहीं चल रहे हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सरकार चाहती आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल खरीदें. तो एक 10,000 रुपए का एक वाउचर सरकार आपको बना के दे देगी. अब एक तरीका तो था कि कैश दे देती. अब लेकिन कैश हो सकता है आप दूसरी जगह खर्च खरीद कर देते, आप मोबाइल ना खरीद के कुछ और खरीदते. ठीक है, लेकिन सरकार चाहती है मोबाइल खरीदें, तो मोबाइल के लिए पैसा दिया गया. तो अगर 10,000 रुपए का एक वाउचर बना देगी तो वो वाउचर आपका हर जगह वैलिड नहीं होगा. उस वाउचर को लेके आप किसी रेस्टोरेंट जाओ या पब जाओ, वहां वैलिड नहीं होगा. वो कहां वैलिड होगा?
वो सिर्फ और सिर्फ किसी मोबाइल की दुकान पे वैलिड। ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर आपको मान लीजिए पेमेंट करवाना है तो उसी के लिए हम क्या बना देते हैं, वाउचर बना देते हैं। ठीक है, जैसे ये अमेजोन फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड का एक कंसेप्ट लेके आई है। तो गिफ्ट कार्ड में क्या है, आपने जैसे मान लीजिए 1000 रुपए का गिफ्ट कार्ड खरीद लिया, तो 1000 रुपए खर्च हो गए आपके, तो वो आपने अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। अब उससे होगा क्या, उन 1000 रुपए का आपका फ्रेंड कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अमेजोन से आपने गिफ्ट कार्ड परचेज किया तो वो फ्लिपकार्ट पे जाके शॉपिंग करे। शॉपिंग वो अमेजोन पे करता है। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक टारगेट के लिए आप एक पेमेंट सिस्टम निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, वाउचर। तो ई रुपी भी एक तरीके का वाउचर है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, which ministry has formulated a scheme information monitoring evaluation and social audit? IMESA। IMESA कौन लेके आया है? हाँ जी केकर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए क्लास में मैं पहले भी कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, क्लास में आने का मतलब ये होता है कि आप एक डेकोरम मेंटेन करें क्लास का। अगर कोई एब्सर्ड या कुछ गलत बोलेगा, कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज करेगा जो एकेडमिकली अनफिट है, ठीक है, जैसे अभी किसी पर्सन ने यूज करी, तो हम उनको खट से ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने कर दिया। तो आप लोग भी ध्यान रखिए इस तरह की आपके जो भी विचार हो उसको मेंटेन करिए। अगर आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं तो पहली बात तो वो प्राइम मिनिस्टर है, अच्छे हो बुरे हो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, दूसरी बात, अगर उनके बारे में बुरा लगती है तो आप कह दो मैं उनकी इस पॉलिसी से एग्री नहीं करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से एग्री नहीं करता हूँ, ये सब ठीक है। लेकिन आप उनको कुछ एब्सर्ड बोलो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम खट से ब्लॉक करते हैं, और मैंने अभी किया भी है। ये टेस्ट आज हुआ था बट नॉट फॉर वॉरियर बैच। ठीक है, वॉरियर बैच वालों को तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये वाला भी टेस्ट कल अवेलेबल करवा देंगे वॉरियर बैच वालों के लिए, उनके बैच में डाल देंगे। Which ministry has formulated a scheme information monitoring evaluation and social audit? IMESA। किसमें बताइए भैया ये स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ये एक स्कीम निकाली है इस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने क्या कहा है, हम एक सोशल ऑडिट का कंसेप्ट लेके आएंगे। सोशल ऑडिट मतलब जैसे जो भी सोशल पॉलिसीज है, लाइक नरेगा है, या जो भी सरकार सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज चला रही है, उनका सोशल ऑडिट कराएंगे। सोशल ऑडिट का मतलब कि जनता से रिव्यू लेंगे कि वो पॉलिसी कैसा काम कर रही है, उस पॉलिसी रिलेटेड और भी जो ऑफिसर्स होंगे उनसे रिव्यू लेंगे कि ये पॉलिसी कैसा काम कर रही है। तो घर घर जाके एक तरीके का सर्वे काइंड ऑफ करेंगे और आइडिया लेंगे ये पॉलिसी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वही कहलाता है सोशल ऑडिट। तो ये कौन स्कीम लेके आया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो आज ये 15 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में, अच्छा कल जो क्लास होगी उसमें हम ट्राई करेंगे कि जो 25 क्वेश्चंस बचे जो जेई वाला टेस्ट है उसको खत्म करें, और फिर उसके बाद और कोई प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जीके का कॉन्सेप्ट उठा के डिस्कस करेंगे। प्लस उसके अलावा जो अभी अगस्त का हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर ही रहे हैं, तो ये तीसरा क्लास था, इसमें हमने कितने 55 क्वेश्चन तो कर ही लिए, और भी अभी अगस्त के काफी क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज उम्मीद है कुछ सीख के जाएंगे आप लोग। रेगुलर आपको टारगेट यही रखना है लाइफ में, जहां भी है सीख के आए। ठीक है, जहां भी आपको सीखने के लिए नहीं मिल रहा वहां छोड़ दीजिए। ठीक है, वहीं से कनेक्ट रहिए जो लोग आपको सिखाते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।